हेलो इंजीनियर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम टू सिविल होल्डर। आज के इस लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को। ये जो है सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। यहाँ से आपको चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, वहाँ पे आपको इस टॉपिक से ज़रूर कोई एक ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आसान लैंग्वेज में आज हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर करके रखना, आगे आपको ऐसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का यूज़ क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल होता है जिसके अंतर्गत हमारा ग्रेवल आता है, सैंड आता है, उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये एक जो है मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल होता है उसको क्लासिफाई करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारी बात फाइन ग्रेन सॉइल के साथ होगी तो हम उसको क्लासिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है उनका बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो फाइन ग्रेन सॉइल यानी कि प्लास्टिक सॉइल, जिसके अंतर्गत हमारा आता है क्ले और सिल्ट, इसको क्लासिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, इन डिटेल से बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेट क्या करता है। इनका जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है इनका यूज़ तो समझ लिए बेसिकली। अब जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है वो कैसा इंडिकेट करता है कि हमारा सॉइल कौन से टाइप का है। फाइन तो है ही बट उसमें कौन सा टाइप का है वो बताते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है यार वो इंडिकेट करता है हमारा डिग्री ऑफ फर्मनेस को। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ फर्मनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ फर्मनेस कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सॉइल है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फर्मनेस। तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होता है यही इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ फर्मनेस को। यहाँ पे लिख के भी और समझ के दोनों एक साथ अपन कवर करते चलेंगे। आपको नोट्स बनाना है तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप साथ ही साथ नोट्स कवर करते चलिए। तो ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ फर्मनेस को, यानी कि यहाँ पे हम साइड से लिख भी सकते हैं कि जो हमारा सॉइल है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फर्मनेस। अब ये जो एप्लीकेबल होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल वो जो है प्लास्टिक सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। प्लास्टिक सॉइल में हमारा आता है क्ले एंड सिल्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गया, डिग्री ऑफ फर्मनेस रिप्रेजेंट करता है और ये एप्लीकेबल होता है हमारा प्लास्टिक सॉइल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आगे और समझने से पहले हम समझ लेते हैं वर्ज ऑफ फ्लो क्या होता है। जैसे हम सॉइल में यार पानी डालते जाते हैं तो एक टाइम आप देखे भी होगे, नॉर्मली बचपन में आप किए भी होगे कुछ ऐसा हरकत, तो आपको ज़्यादा मालूम होगा। सॉइल में क्या करते हैं, जैसे हम पानी डालते हैं मिट्टी के कुछ भी ऐसा बनाते रहते हैं बर्तन वगैरह, तो आप जरूर ये चीज़ नोटिस किए होगे। सॉइल में हल्का पानी डालें, सॉइल थोड़ा सा हार्ड रहेगा, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट यानी कि पानी की मात्रा को हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सॉइल थोड़ा सा लूज होते जाता है, सॉफ्ट होते जाता है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि सॉइल में इतना पानी डाल देते हैं कि सॉइल जो है फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को बोलते हैं वर्ज ऑफ फ्लो। अब इसका कारण क्या होता है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर समझते चलते हैं। ठीक है, तो वर्ज ऑफ फ्लो क्या होता है, यहाँ से ये हमारा सॉइल है, इस सॉइल में हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। अब वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो इसका मेन रीज़न होता है सॉइल का फ्लो होने का, उसका क्या होता है कि जब हम वाटर ऐड कर देते हैं सॉइल के अंतर्गत तो सॉइल में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, अब सॉइल तो एक ही है तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉइल का जो पार्टिकल है वो सेम पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो जो पानी डालते जाते हैं हम तो इससे जो है सॉइल का जो कोहेजननेस रहती है, इनके बीच का जो पार्टिकल का कोहेजन होता है वो क्या होता है, हमारा कोहेजन कम होते जाता है। इसी कारण से जो सॉइल होता है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। देन इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, रिजल्ट मिलता है कि सॉइल इज फ्लो। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, सॉइल हमारा बहना चालू कर देगा। इस पूरे टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं वर्ज ऑफ फ्लो बोला जाता है।
अब यहाँ पे कोहेजन और एडिशन क्या होता है इसको भी साथ में समझ लेते हैं। जैसे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यानी कि आकर्षक बल लगेगा उसको बोलते हैं कोहेजन, और अलग अलग पार्टिकल्स के बीच यदि लगता है तो उसको बोलते हैं अपन एडिशन। एडिशन में क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल मौजूद रहेंगे और कोहेजन में सेम पार्टिकल्स के बीच लगेगा। अब उसके बाद हम लोग जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को इन डिटेल से समझते हैं। तो इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आता है, कौन वैज्ञानिक, एटरबर्ग। तो उसका भी नाम यहाँ से लिख लेते हैं, एटरबर्ग। तो अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग अब हम समझते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या होता है। तो एटरबर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है। उन्होंने इस कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को अपने तरीकों से समझाया भी है, ठीक है। तो जो एटरबर्ग थे उन्होंने क्या किया, इसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उन्होंने जो सॉइल था उसको 4 स्टेट में बांटा। कितने स्टेट में, 4 स्टेट। स्टेट में बांटा, ठीक है। 4 स्टेट कौन कौन से थे उनका नाम भी लिख लेते हैं। ये जो नाम है यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आप देखोगे इनका नाम ही पूछ लिया गया होगा। तो पहला जो स्टेट है हमारा, इधर से राइट हैंड से चालू करेंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट था वो था लिक्विड स्टेट। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेज वो है हमारा प्लास्टिक स्टेट। देन थर्ड स्टेट था हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट। देन फोर्थ स्टेट था हमारे पास सॉलिड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, देन लास्ट सॉलिड स्टेट। तो ये 4 स्टेट का नाम इन्होंने किसने दिया, एटरबर्ग ने दिया। इस चारों नाम को आप ध्यान से याद रखिएगा और इसको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा आपको, सिंपल वे में, हमेशा के लिए याद रहेगा, आपके दिल और दिमाग में उतर के रहेगा जो आगे बताऊंगा वो, ठीक है। 4 स्टेट में बांटा। देन उसके बाद स्टेट के आधार पे पहले स्टेट में बांटा, उसके बाद इन्होंने लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और जो है अपना श्रिंकेज लिमिट, ये 3 एक लिमिट और दिए थे, ठीक है। तो इसको भी आप लिखते चलिए, 3 लिमिट दिए थे जिसको जो है एटरबर्ग लिमिट के नाम से भी जानते हैं और जो है कंसिस्टेंसी लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं, जो 3 लिमिट थे उसको क्या बोलते हैं, एटरबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट। ठीक है, तो 3 लिमिट दिए थे जिसको बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट। कि क्या चीज़ें होता है इसको आगे अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो वो कौन कौन से 3 लिमिट थे उसका भी नाम आप यहाँ से लिखते चलिए। तो पहला जो था वो था हमारे पास, इसको रेड मार्कर से लिखते हैं। तो जो पहला लिमिट है, अपन जो है राइट हैंड से जब कभी भी आप पढ़ना या फिर इसको बनाना स्टार्ट करो, हमेशा राइट हैंड का यूज़ करना, ठीक है। राइट हैंड से ऐसा करते चलिए। तो राइट साइड से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट चलना है अपने को। तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास लिक्विड लिमिट। देन सेकंड हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। देन थर्ड हो जाएगा हमारे पास श्रिंकेज लिमिट। इसको लिक्विड लिमिट को WL से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लास्टिक लिमिट को WP से रिप्रेजेंट करते हैं और जो श्रिंकेज लिमिट होती है इसको WS से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कई जगह आपको WSH से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है 4 स्टेट दिए और 3 लिमिट दिए। इन चारों स्टेट और 3 लिमिट का नाम आप लोग
हमेशा याद रखना, ये नाम ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलो चलते हैं कि एटरबर्ग ने कैसे स्टेट को समझाया और लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंग कैसे लिमिट दिया उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं, उस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हो सकता है आप लोग इस डायग्राम को पहले भी कई बार पढ़े होंगे। तो इधर जो हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग जो है अपना वाटर कंटेंट को डालते हैं। एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस पे रहेगा हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, तो जो ये एक्सिस है, एक्सिस में क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा। वाई एक्सिस पे वॉल्यूम को और एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट, ये स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर कंटेंट को। ठीक है, फिर यहाँ से एक इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। एक दो तीन चार डिब्बो यहाँ से इस तरह से आपको भी बना लेना है। ये जो डायग्राम है यही जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये आपका एक तो जो क्वेश्चन रहेगा वो ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से लेफ्ट से जब भी बताया लेफ्ट टू राइट अपने को चलना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट की तरफ से हमारा जो रहेगा, यहाँ से हमारा ये चालू हो जाएगा लिक्विड स्टेट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक स्टेट। देन उसके बाद हो जाएगा हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड एंड देन लास्ट सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो क्रॉस करेगा ये हमारे पास क्या है, बाउंड्री। लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच जो बाउंड्री बनेगा उस बाउंड्री का नाम रहता है हमारे पास, ये रहेगा लिक्विड लिमिट। देन प्लास्टिक स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम रहेगा हमारे पास प्लास्टिक लिमिट। उसके बाद सेमी सॉलिड स्टेट के बाद सेमी सॉलिड और जो है सॉलिड स्टेट के बीच जो बाउंड्री रहेगा उसका नाम है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट। और यहाँ पे इस जो बाउंड्री रहेगा, इस बाउंड्री पे हमारे पास जो सैचुरेशन की वैल्यू होती है वो क्या रहेगा, 1, मतलब 100% यहाँ पे सॉइल की सैचुरेशन रहेगी। उसके बाद इस पॉइंट से जस्ट पीछे, यानी कि श्रिंकेज लिमिट से जस्ट पीछे हमारे पास जो सैचुरेशन की वैल्यू होती है लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। यानी कि जो हमारा सॉइल रहेगा वो पार्सली सैचुरेशन स्टेट में होती है, और जो लिक्विड जो श्रिंकेज लिमिट होता है उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे हमारे पास सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रहेगा। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी डायग्राम से आप पूरा चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, इसको कैसे स्टेट के आधार पे एटरबर्ग ने समझाया। तो देखिए यहाँ से समझते हैं, ये लिक्विड स्टेट है, ये प्लास्टिक स्टेट है। ठीक है, तो वो वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, वाटर कंटेंट, यानी कि हम एक्स एक्सिस पे ही आगे पीछे मूव करने वाले हैं। तो कौन सा टॉपिक यहाँ से लेंगे, हम वाटर कंटेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो वाटर कंटेंट जिसमें क्या करते हैं, हमारा जो लिक्विड स्टेट से हम प्लास्टिक, यहाँ जो एटरबर्ग थे उन्होंने क्या समझाया, जो समझा रहे थे वो जो है बाउंड्री स्टेट के आधार पे समझा रहे थे। ठीक है, तो वो बाउंड्री वाटर कंटेंट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री, ये इसका बाउंड्री, मतलब यहाँ पे 3 बाउंड्री देखने को मिल रहा है आपको। तो वो बाउंड्री वाटर कंटेंट जिसको पास करके क्या करता है, सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाता है। यानी कि इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये ठीक है, वो बाउंड्री वाटर कंटेंट जिसको सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट जब जाता है तो वो उसको क्रॉस करके जाएगा, तो उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। उसी प्रकार से प्लास्टिक लिमिट क्या हो जाएगा, वो बाउंड्री वाटर कंटेंट जिसको सॉइल क्रॉस करेगा जब सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाएगा तब। उसी प्रकार से जो श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा वो क्या होगा,
वो बाउंड्री वाटर कंटेंट जिसको सॉइल पास करेगा या सॉइल क्रॉस करेगा। कब क्रॉस करेगा यहाँ पे, जब सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा तब यहाँ पे क्रॉस करेगा। वो बाउंड्री वाटर कंटेंट हमारा क्या कहलाएगा, श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट कब होगा, जब लिक्विड स्टेट से हमारा जो सॉइल रहेगा प्लास्टिक स्टेट में जाएगा, तो जो बाउंड्री वाटर सॉइल क्रॉस करेगा उसको बोलेंगे लिक्विड लिमिट। जब हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाएगा और जो बाउंड्री वाटर क्रॉस करेगा उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और जब हमारे पास सॉइल जो है सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब जाएगा तो जो बाउंड्री वाटर क्रॉस करेगा उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। चलिए इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं, कौन कौन से लिमिट का क्या क्या डेफिनेशन होता है। तो ये सारा चीज़ रहेगा हम अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग। अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन वगैरह भी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लास्टिक लिमिट को, लिक्विड लिमिट को पहले समझते हैं। तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, जब हमारा सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाएगा तो जो बाउंड्री वाटर क्रॉस करेगा उस बाउंड्री वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल, जब सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाती है तो जो बाउंड्री वाटर क्रॉस करती है या फिर पास करती है उसे लिक्विड लिमिट यानी कि WL कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, बाउंड्री वाटर को बोला जाता है लिमिट। किसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग बाउंड्री वाटर रहेगा उसको लिमिट में लाएंगे। ठीक है, अब जो क्रॉस करेगा यानी कि इधर से इधर हमेशा लेफ्ट से राइट क्रॉस करेगा, तो यहाँ से जब इधर जाएगा लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट तो वो हमारे पास जो बाउंड्री वाटर रहेगा वो लिक्विड लिमिट कहलाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट, जिसको बोलते हैं WP। प्लास्टिक लिमिट क्या होगा, वो बाउंड्री वाटर या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं जब सॉइल क्या करता है, प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जाता है तो जो बाउंड्री वाटर कंटेंट क्रॉस करता है उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, देन थर्ड हमारे पास हो जाएगा, लास्ट वन बचा हमारे पास श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट में क्या हो जाएगा भाई, जब सॉइल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से आप एक दो डेफिनेशन लिख दिए। अब तीसरे वाले को ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे नोट डाउन करना, ताकि आपको लॉन्ग टाइम इसको भी आप ट्रिक के बेसिस पे आप लिख पाओ। तो यहाँ पे ऐसा डालना, एक बाउंड्री वाटर हो गया, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंड्री वाटर, इसको लिख देना आप WS से। अब इधर हमारे पास रहेगा सेमी सॉलिड और इधर रहेगा हमारे पास सॉलिड स्टेट, ये भी सेमी सॉलिड स्टेट।
और यहाँ से आप कोई अदर कलर से पेन से इसको क्या कर देना, इस प्रकार का एरो या नोटेशन कर देना। ठीक है, क्या है जो हमारा सॉइल है सेमी सॉलिड स्टेट से क्रॉस कर रहा है सॉलिड स्टेट में, और जो बाउंड्री वाटर जो क्रॉस कर रहा है उसी को बोलते हैं अपन श्रिंकेज लिमिट। तो ये 3 लिमिट हो गया अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग। इन्होंने जो है डेफिनेशन इस प्रकार से अपना दिया था। अब इसको जो है टेस्ट के माध्यम से कैसे कैसे टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसका क्या क्या रिजल्ट है और निकलेगा, उसके आधार पे इसका डेफिनेशन आता है। तो उसको चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले सकते हो। तो सबसे पहले हम जो है लिक्विड लिमिट के जो टेस्ट आते हैं और इसका टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन लिक्विड लिमिट के बारे में। अब जो लिक्विड लिमिट होती है उसको इसके लिए जो टेस्ट आता है वो 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से 3 टेस्ट होते हैं? पहला हमारे पास रहेगा कैसाग्रेंड, कैसाग्रेंड टेस्ट। दूसरा हमारे पास होता है स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन, स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट, या फिर इसको स्टैटिक कोन पेनेट्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट। और लास्ट वन हमारे पास हो जाएगा एक जो है डायरेक्ट मेथड होता है जिसको बोलते हैं 1 पॉइंट मेथड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों जो टेस्ट है, कौन कौन सा, कैसाग्रेंड टेस्ट और स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट, ये दोनों हमारे पास इनडायरेक्ट टेस्ट होते हैं। और जो 1 पॉइंट मेथड होता है ये हमारे पास डायरेक्ट टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम एक फॉर्मूला का यूज़ करके निकालते हैं 1 पॉइंट मेथड में। और जो बाकी कैसाग्रेंड टेस्ट होता है, स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन, ये जो है एक लैब प्रोसीजर टेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कैसाग्रेंड टेस्ट को। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो, बट यहाँ पे आपको फुल डेप्थ नॉलेज देके जाऊंगा। तो कैसाग्रेंड टेस्ट को समझते हैं। कैसाग्रेंड टेस्ट का एक कैसाग्रेंड ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, उसको आप इंटरनेट में, ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं तो यहाँ पे आपको दिखा भी देता। आप इंटरनेट में जाना, सिंपली कैसाग्रेंड ऑपरेटर्स करके सर्च मारना, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। क्या रहता है, एक इस प्रकार से बॉक्स रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से एक बॉक्स रहेगा। इस बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पे एक कटोरी टाइप का दिखेगा भैया। ठीक है, इस कटोरी में आपको सॉइल, जो आपका सॉइल रहेगा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल लिया जाता है। आगे अपन टेस्ट प्रोसीजर में उसको भी बात करेंगे, कौन से किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। यहाँ पे एक कटोरी टाइप का रहेगा, इधर सा एक हैंडल रहता है, इस हैंडल को आपको घुमाना रहता है। तो आप इसको जो है इंटरनेट पे जाके देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। डायग्राम को बस देखना, यहाँ पे आपको टेस्ट प्रोसीजर तो मैं खुद ही समझा रहा हूँ। तो कैसाग्रेंड टेस्ट क्यों किया जाता है? लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। 3 जो टेस्ट है, टेस्ट का नाम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा याद रखना। पहला है कैसाग्रेंड टेस्ट, दूसरा स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन और तीसरा 1 पॉइंट मेथड। कैसाग्रेंड टेस्ट क्यों परफॉर्म करेंगे? लिक्विड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला यहाँ यही पॉइंट लिख लेते हैं। कैलकुलेट क्या कर, एम क्या रहता है यहाँ पे, उद्देश्य क्या रहता है, कैलकुलेट लिक्विड लिमिट। WL मतलब लिक्विड लिमिट को अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैसाग्रेंड टेस्ट होता है उसके जो टूल्स आते हैं, ऑपरेटर्स के जो टूल्स होते हैं, उसका डायमेंशन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसकी बात करते हैं। तो कैसाग्रेंड टेस्ट में जो हमारे पास जो हम ग्रू बनाते हैं, ग्रू कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार का हम
यहाँ पे टूल यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार का। ये टूल्स ऐसा रहता है, इस टूल की मदद से जो हम कटोरी ऐसा बनाए थे उसमें सॉइल भरते हैं और यहाँ पे ग्रू से क्या करते हैं, इस प्रकार सा एक कट लगा देते हैं। ठीक है, तो वो कट का जो विड्थ रहता है उस विड्थ के बारे में भी आपको उसका डेटा कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वो जो ग्रू का विड्थ रहता है यहाँ पे लिख देते हैं ग्रू विड्थ। जो ग्रू का विड्थ रहता है वो रहता है 12.7 mm। ठीक है, ग्रू विड्थ हमारे पास हो जाएगा 12.7 mm। अब जो कटोरी को जब हैंडल से अपन रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रोटेशन का आरपीएम क्या रहेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं रोटेशन रेट क्या रहती है, वो रहता है हमारे पास 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड मतलब आपको 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन करना ही है। ठीक है, तो रोटेशन रेट रहती है उसकी। और फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ग्रू विड्थ हो गया, रोटेशन रेट हो गया। अच्छा, यहाँ से जब हम कटोरी को ऐसे घुमाते हैं तो जो कटोरी इस पर लगा रहता है वो क्या रहता है, ऊपर नीचे ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका फॉल हाइट लिख सकते हैं, इसको फॉलिंग हाइट। ठीक है, तो जो कटोरी का जो फॉलिंग हाइट रहता है वो रहता है हमारे पास 10 mm या फिर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो हम ग्रू करने के लिए टूल्स यूज़ करते हैं, एक तो हमारे पास कैसाग्रेन टूल्स होते हैं और दूसरा ASTM करके आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन करके। ठीक है, तो एक जो ग्रू होता है इसको भी लिख लेते हैं। जो ग्रू होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास कैसाग्रेन टूल और दूसरा हमारे पास होता है ASTM, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन टूल। तो कैसाग्रेन टूल, इसका भी जो टूल का डायमेंशन होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका टूल्स का डायमेंशन कुछ इस प्रकार का रहता, ये V शेप का बनेगा और नीचे से हल्का सा ये क्या रहेगा, टैपर्ड रहती है इस प्रकार का। ठीक है, तो इसका जो ऊपर का ये विड्थ रहता है ये इसका 11 mm का विड्थ रहता है। बॉटम का जो विड्थ रहेगा वो इसका रहेगा 2 mm का, और इसका जो पूरा डेप्थ रहेगा, ग्रू का जो डेप्थ कटेगा वो रहेगा 8 mm का। ये किसका है, ये है हमारे पास, ये कैसाग्रेन टूल का है। ASTM की बात करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मशीन में, तो इसका ग्रू का जो ग्रू साइज का रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो 11 mm है इसमें जो ग्रू का साइज हो जाएगा वो 13.6, बाकी सब डायमेंशन सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 13.6 mm इसका ग्रू का साइज रहेगा, बाकी ये 8 का, और बॉटम का हमारे पास हो जाएगा 2 mm का। ठीक है, तो ये इनका ग्रू साइज होता है। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 2 ग्रू टूल्स यूज़ करते हैं अपन, एक कैसाग्रेन टूल्स और दूसरा ASTM का यूज़ होता है। ज़्यादातर हम जो है कैसाग्रेन का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ मेजर डिफरेंस रहेगा, 11 mm और इसमें रहेगा 13.6 mm। तो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ से। तो चलिए अब इसका जो है कैसाग्रेन टेस्ट का टेस्ट प्रोसीजर समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कैसाग्रेन इस प्रकार का एक बॉक्स रहेगा। ठीक है, उसमें एक जो है हमारे पास इस प्रकार का एक ऊपर कटोरी लगा रहेगा और इस कटोरी से अटैच रहेगा एक हैंडल जिसको आपको घुमाना है भैया। ठीक है, और ये जो कटोरी है इसी के अंदर आपका जो है सॉइल रहेगा, कौन सा, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल रहेगा, जिसके अंदर आपको वाटर कंटेंट को बढ़ाना है घटाना है, यही करना है। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल होती है ये किसको बोलते हैं, जो 425 माइक्रोन ISU से जो पासिंग रहता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, तो जो सॉइल लेंगे वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का जो सॉइल रहेगा उसका साइज क्या रहेगा, 425 माइक्रोन का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको वाटर कंटेंट मिलाना है इसमें और उसके बाद ग्रू डाल देना है। ग्रू का साइज कुछ इस प्रकार का ऐसा बनेगा।
अब इसको क्या करना है, आपको जो हैंडल है इसको घुमाना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कितना पर घूमेगा, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में 2 बार ये घूमेगा, ठीक है। इसके नीचे एक जो है रबड़ प्लेट लगा रहता है, जो कि जब ये एक प्रकार से जो कटोरी है वो जब नीचे आएगा तो उसमें टकराएगा, तो वो जो रबड़ प्लेट है उसके ऊपर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा तो सॉइल को जो ग्रू है ये पास पास आने लगेगा, ठीक है। और कब आएगा, जब सॉइल, जितना ज़्यादा सॉइल सॉफ्ट रहेगा उतना जल्दी ये जो है ग्रू को फिल कर लेगा। तो ये जो हैंडल है इसको आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोस, इसको जब आप घुमाओगे इसको तो उसको ब्लोस के टर्म से लेते हैं, ठीक है। तो इसको 25 बार जब आप घुमाओगे तो उस 25 नंबर ऑफ ब्लोज में ये जो हमारे पास ग्रू बना है ये कम्प्लीटली फिल हो जाना चाहिए। अब ये फिल कब होगा, जब आपका सॉइल सॉफ्ट रहेगा। सॉइल कब सॉफ्ट होगा, जब आप उसमें आप वाटर को ऐड करोगे। तो यहाँ से जो कैसाग्रेन टेस्ट होता है इसमें आपको वाटर कंटेंट निकालना रहता है, कितने पे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज में वह वाटर कंटेंट जो इस ग्रू को 12.7 mm का जो ग्रू विड्थ है इसको कम्प्लीटली फिल कर दे, वो वाटर कंटेंट आपको निकालना है। तो ये इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का बनेगा, उसको भी लिख लेते हैं अपन। तो इसको डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, वह वाटर कंटेंट जिस पर हमारा जो ग्रू है कितने का, 12.7 mm का जो ग्रू है, वह वाटर कंटेंट जिस पर ग्रू 25 नंबर ऑफ ब्लोस पे 25 नंबर ऑफ ब्लोस में कंप्लीटली फिल हो जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन लिक्विड लिमिट। वह वाटर कंटेंट जिस पर ग्रू 25 नंबर ऑफ ब्लोस में कंप्लीटली फिल हो जाए उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट अकॉर्डिंग टू दिस कैसाग्रेन टेस्ट। अब क्या होता है, जब अपन टेस्ट करते रहते हैं उसमें हमको डिफरेंट वाटर कंटेंट ऐड करना रहता है, क्योंकि एक ही बार में ऐसा निकल जाए ये पॉसिबल नहीं, आपको वाटर कंटेंट को बढ़ाना कम करना पड़ेगा। तो उसमें डिफरेंट वाटर कंटेंट रहेगा और डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको कितने नंबर पे लेना है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज में वो वाटर कंटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यदि हम वाटर कंटेंट कम मिलाए हैं तो उसमें हमको नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा करना पड़ेगा, यदि वाटर कंटेंट कम मिला है तो नंबर ऑफ ब्लोज कम करना पड़ेगा, यानी कि कम बार जो है कम नंबर ऑफ ब्लोज में ही वो जो ग्रू है वो जल्दी फिल हो जाएगा। कब फिल होगा, जब सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, मतलब वाटर कंटेंट उस पर ज़्यादा मिला हो। यहाँ पे दो चीज़ें आपको रिकॉर्ड करना रहता है, एक वाटर कंटेंट और दूसरा है नंबर ऑफ ब्लोस। इन दोनों के बेसिस पे हमको जो है एक फ्लो कर्व ड्रॉ करना रहता है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं आगे समझते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो चलो अब इसका जो है वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोस के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जो वाटर कंटेंट रहेगा उसको आपको वाई एक्सिस पे लेना है और जो नंबर ऑफ ब्लोज है उसको एक्स एक्सिस पे लेना है, और जो नंबर ऑफ ब्लोज रहेगा इसको आपको लॉगरिथमिक स्केल में फॉर ज़्यादा जो है इसको इन डिटेल से मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम लोग लॉग के स्केल पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपन ग्राफ। ये एक्स एक्सिस पे हमारा वाटर कंटेंट रहेगा, एक्स एक्सिस पे सॉरी ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज रहेंगे जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास वाटर कंटेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसी जैसे जैसे आपका टेस्ट रहेगा उस प्रकार से आपको ऐसा नोट करना है। देन उसके बाद आपको ये ग्राफ जो फ्लो कर्व है उसको ड्रॉ करना रहता है। तो जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग पे ही पहले क्या किया, यहाँ पे W1 वाटर कंटेंट ऐड किया। अब W1 वाटर कंटेंट ऐड किए तो उसमें क्या किया, जब पानी ज़्यादा मिला दिए तो पानी जितना ज़्यादा है उतना नंबर ऑफ ब्लोज हमको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो कि बाद ये हमारे पास N1 आ गया, मतलब नंबर ऑफ ब्लोज जब इतना वाटर कंटेंट था तब,
उसके बाद जब हमने और पानी को कम कर दिया, अब बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए, W2 कर दिए। अब इस W2 में मतलब पानी बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए तो क्या हो गया, सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब सॉइल हार्ड है तो हमको नंबर ऑफ ब्लोज भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू बढ़ गया। अब एक टाइम ऐसे आया, अब बार बार टेस्ट किए, एक टाइम ऐसा आया जब हम क्या करते हैं, अच्छा सा एक वाटर कंटेंट ले लिए थे, कौन सा, WL। ठीक है, इस WL पर ये वाटर कंटेंट लिए तो हमारे पास ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज में 25 नंबर ऑफ ब्लोज में क्या देखने को मिला कि हमारे पास जो ग्रू है, ये 12.7 mm का जो ग्रू है वो कम्प्लीटली फिल हो गया। इन सब में कर रहे थे तो W1 और N1 पे इतने N1 ग्लोस पे हमको वो ग्रू फिल नहीं हुआ, फिर N2 ग्लोस में भी फिल नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक वाटर कंटेंट ऐसा लिए जिसमें 25 नंबर ऑफ ग्लोस में हमारे पास वो ग्रू क्या हो गया, फिल हो गया। तो इसको आप क्या करना, इस प्रकार से ऐसा ड्रॉ करते चलना। W2 पे W1 मिला, W1 पे N1 ये मिल गया। अब यहाँ पे ये जो N25 है, इसका मतलब क्या है, 25 नंबर ऑफ ब्लोस, और यहाँ पे WL क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, लिक्विड लिमिट। ठीक है, 25 एक ऐसा वाटर कंटेंट हमने जब डाला कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में हमारे पास ग्रू जो है कम्प्लीटली फिल हो गया, तो ये जो वाटर कंटेंट निकला इसी को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, दैट इज कॉल्ड WL। अब यहाँ से जब ये पॉइंट मिलेगा, W1 और N1 का जो पॉइंट मिलेगा, W2 N2 का जो पॉइंट मिला और WL और N25 में जो पॉइंट मिला, इसको जब आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यानी कि जो ये जो ओवरऑल जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं फ्लो कर्व। इसको बोला जाता है फ्लो कर्व। तो यहाँ पे जो फ्लो कर्व का क्या निकल के आएगा हमारे पास, स्लोप। तो इसको लिख सकते हैं स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, यानी कि ये, ठीक है, ये स्लोप है। तो स्लोप ऑफ फ्लो कर्व क्या देता है, स्लोप ऑफ फ्लो कर्व को बोला जाता है हमारे पास, इसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, जिसको IF से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फ्लो इंडेक्स मतलब जो हमारे पास ये स्लोप देगा, ये क्या देगा, फ्लो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो फ्लो कर्व का जो स्लोप निकल के आता है उसको बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, IF से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है IF का, वो कैसे लिख लेंगे, IF इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना बड़े में छोटे को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर ऊपर रहेगा हमारे पास वाटर कंटेंट और नीचे रहेगा नंबर ऑफ ब्लोस। तो क्या करना है, बड़े में छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा कौन सा है, यहाँ पे देखो वाटर कंटेंट किस में ज़्यादा है, W1 की W2, तो वो है हमारा W1 में। नंबर से आपको नहीं जाना है, ये जो है जब ऊपर बढ़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो वैल्यू घटेगा। तो बड़ा कौन हुआ, W1, यहाँ पे हो जाएगा W1 माइनस का W2। उसी प्रकार से नीचे आपको रखना है नंबर ऑफ ब्लोस को, कौन सा नंबर ऑफ ब्लोस ज़्यादा है, N2 वाला। और हमेशा याद रखना कि जो नंबर ऑफ ब्लोस है उसको आपको लॉग के स्केल पे रखना है। तो ये हो जाएगा मेरे पास लॉग N2 माइनस का लॉग N1। ये हो गया एक फॉर्मूला IF का, यानी कि फ्लो इंडेक्स का, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे लॉग का एक फॉर्मूला लगता है, लॉग x माइनस का लॉग y क्या होता है, लॉग x बटा y। तो इसको और किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्लो इंडेक्स IF इज इक्वल टू हो जाएगा W1 माइनस का W2 डिवाइड बाय हो जाएगा लॉग N2 डिवाइड बाय N1। तो ये एक इसका एक फॉर्मूला ये निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीटली कैसाग्रेन टेस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स का डायमेंशन रहेगा, और जो
टेस्ट प्रोसीजर से जो रिजल्ट निकलेगा वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ लॉस, उससे हम जो है फ्लो कर्व बनाएंगे। फ्लो कर्व के फ्लो इंडेक्स देगा, फ्लो इंडेक्स IF यहाँ से अपन निकाल देंगे इस प्रकार का। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वाटर कंटेंट निकाल दिए। वाटर कंटेंट ही हमारे पास लिक्विड लिमिट बताएगा, तो ये कम्प्लीटली कैसे करें, टेस्ट से कैसे लिक्विड लिमिट आपको निकालना है उसका हो गया। यहाँ पे एक और नोट पॉइंट आप कर सकते हो कि IF डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, शियर स्ट्रेंथ के, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का। ठीक है, यहाँ से IF तो अपन निकाल दिए, बट IF का यूज़ क्या होगा, तो IF निकाल के हम ये देखेंगे कि हमारे सॉइल में कितना शियर स्ट्रेंथ है। यानी कि इस IF से यदि IF की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगा उतनी ही कम हमारे पास सॉइल पे शियर स्ट्रेंथ रहेगा। तो ये कंप्लीट कैसा करें टेस्ट है। अब इसके बाद चलो चलते हैं अपन स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट में। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास जो टेस्ट है वो है स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन, स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट। इसको भी लाल रंग से अपन हाईलाइट कर लेते हैं। स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट, यहाँ से क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, पहले आसान लैंग्वेज में समझो, देन उसके बाद डेटा पे चलेंगे अपन। सबसे पहले एक हम जो है क्या करते हैं, एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, कंटेनर या मोल्ड कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो एक मोल्ड लेंगे, इसमें क्या करेंगे, सॉइल भरेंगे। ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल होगा, मतलब 425 माइक्रोन पासिंग वाला सॉइल, ये सॉइल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, नाम से देखो स्टैटिक, मतलब स्टैटिक करेंगे रुका हुआ। ठीक है, देन उसके बाद पेनेट्रेशन करना है। किसको पेनेट्रेट करना है, कोन। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक कोन बना देते हैं इस प्रकार का, ये हो गया कोन। अब ये क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा। कब पेनेट्रेट करेगा, सेल्फ वेट से। ठीक है, अपने वेट से पेनेट्रेट करेगा। इसका क्या वेट होता है और क्या क्या डेटा आपको और जानना पड़ेगा, तो उसको भी अपन यहाँ पे अभी नोट करेंगे। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल लेना है आपको मोल्ड में। उसके बाद इसमें वाटर कंटेंट मिलाना है आपको, डिफरेंट वाटर कंटेंट पे आपको इसको जो है पेनेट्रेट करना है। कब तक पेनेट्रेट करना है, जब तक टॉप से 20 mm ये जो है पेनेट्रेट ना कर दे, उस टाइम तक आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है। अब ये पेनेट्रेशन और वाटर कंटेंट का क्या रिलेशन है कि जितना ज़्यादा हम वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सॉइल सॉफ्ट होगा, और सॉइल जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा उतनी जल्दी से ये पेनेट्रेट करेगा। ठीक है, अब वह वाटर कंटेंट, यहाँ से इसका भी डेफिनेशन सुन लो। वह वाटर कंटेंट जिस पे हमारा जो कोन है वो 5 सेकंड के अंदर टॉप से, मोल्ड के टॉप से 20 mm तक क्या करे, पेनेट्रेट कर ले, उस वाटर कंटेंट को अपन क्या बोलेंगे, लिक्विड लिमिट। अपन जो है लिक्विड लिमिट के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक शॉर्ट टर्म में है। अब इसको चलो अपन चलते हैं डिटेल से बात करते हैं डायमेंशन वगैरह में, कौन से डायमेंशन यहाँ पे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो मोल्ड की साइज, मोल्ड साइज आपका जो है 50 mm की डाया एंड 50 mm हाइट रहेगा। ठीक है, 50 mm की डाया और 50 mm की हाइट रहेगा। कोन की बात कर लेते हैं आप। कोन का जो हाइट रहेगा, कोन का वेट 80 ग्राम, और जो इसका इंटरनल एंगल बनता है दैट इज थीटा, या इसको चलो इंटरनल एंगल लिख लेते हैं। इंटरनल एंगल दैट इज थीटा कितना डिग्री रहता है, 31 डिग्री। कैसे रहता है इंटरनल एंगल, कहाँ पे बनता है, ये हमारा मान लो की बात कोन है और इसका एक सेंटर लाइन है, तो इसके सेंटर लाइन से इसका आउटर सरफेस जो थीटा एंगल बनाता है इसको बोलते हैं अपन इंटरनल एंगल। कितना डिग्री रहेगा, 31 डिग्री। ये सब कुछ डेटा आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक कोन का डेटा हो गया और ये मोल्ड का डेटा हो गया। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं। टेस्ट प्रोसीजर क्या रहता है, डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे डेफिनेशन इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन, वह वाटर कंटेंट जिस पर कोन सेल्फ वेट से 5 सेकंड में 20 mm टॉप ऑफ मोल्ड से, इसको ऐसा 20 mm टॉप ऑफ मोल्ड से पेनेट्रेट कर देता हो, वह वाटर कंटेंट जिस पर कोन सेल्फ वेट से, कोन जो है सेल्फ वेट से 5 सेकंड में 20 mm टॉप ऑफ मोल्ड से पेनेट्रेट कर देता हो, वह जो है वाटर कंटेंट हमारा कहलाएगा लिक्विड लिमिट। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का, ये हमारे पास मोल्ड हो जाएगा, ये कोन हो जाएगा, सेल्फ वेट 80 ग्राम इसका वेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल लेंगे, ये इस प्रकार का, और ये टॉप से कितना 20 mm। मान लो ये बात बॉटम से पूछेगा तो कितना हो जाएगा 30 mm, क्योंकि जो मोल्ड का साइज है कितना है, मोल्ड का जो साइज है हाइट, ये हमारे पास है 50 mm। तो टॉप से यदि बोलता है तो 20 mm, यदि बॉटम से बोलेगा तो 30 mm हो जाएगा। तो ये जो है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का डायरेक्टली यहाँ से आपको भी इसी प्रकार से वाटर कंटेंट आपको निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, डायरेक्टली अलग अलग वाटर कंटेंट पे देखते जाना है, और कौन से वाटर कंटेंट पे आपको ये जो है 20 mm पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा विद इन 5 सेकेंड, तो वो वाटर कंटेंट हमारा सिंपली लिक्विड लिमिट कहलाएगा। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है 1 पॉइंट मेथड। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। 1 पॉइंट मेथड ये जो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है, जो भी डायरेक्ट मेथड रहता है उसको हम जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, और जो इनडायरेक्ट मेथड होती है उसमें हम क्या करते हैं, पूरा टेस्ट प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लिक्विड लिमिट निकालने के लिए वो हो जाएगा लिक्विड लिमिट WL इज इक्वल टू WN इंटू N डिवाइड बाई 25 की पावर X, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। WL इज इक्वल टू WN इंटू N डिवाइड बाई 25 की पावर X, जहाँ पे ये हमारे पास WL क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट WN क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट हो जाएगा। ये N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लोस, ये N नंबर ऑफ ब्लोस आगे चर्चा कर लिए, लिखने की जो आवश्यकता नहीं है। और ये एक जो है X इसका वैल्यू होता है, जिसको मोहन नाम के एक थे उन्होंने दिया था, इसकी वैल्यू होती है 0.068 से लेकर 0.121, तो ये इसकी वैल्यू होती है। तो डायरेक्टली यहाँ से आपको नंबर ऑफ ब्लोस और नेचुरल वाटर कंटेंट पे करके आपको वैल्यू रखना है, और उसकी लिक्विड लिमिट यहाँ पे निकल जाती है। ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, आपको टेस्ट जो दिया है वो एक्यूरेट होता है। तो ये डायरेक्ट मेथड होती है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट लिक्विड लिमिट के बारे में हो गया। देन आगे चलते हैं अपन प्लास्टिक लिमिट, उसका टेस्ट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। तो चलो अब समझते हैं प्लास्टिक लिमिट का टेस्ट, और लास्ट हमारा श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो सेकंड नंबर का है वो हमारा है प्लास्टिक लिमिट। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट के लिए जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस टेस्ट का नाम होता है थ्रेड टेस्ट, THREAD, थ्रेड टेस्ट, ठीक है। थ्रेड टेस्ट मतलब क्या होता है कि आप बचपन में ऐसे सॉइल को पकड़े होगे, उसका कुछ आकार आकृति बनाए होगे, उसमें क्या होता है सॉइल में आप वाटर डालते हो, फिर उसके बाद हथेली से उसको क्या करना है, पतला सा उसका पतला बेलन, एकदम 3 mm का पतला बेलन बनाना रहता है इसमें, इस थ्रेड टेस्ट में, ठीक है। क्या करते हैं इसमें,
यहाँ भी हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल लेंगे। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का सॉइल लेने के बाद उसमें आपको वाटर कंटेंट मिलाना है, ठीक है, वाटर कंटेंट मिलाना है। देन उसके बाद उसका थ्रेड आपको बनाना रहेगा। कब तक बनाएंगे? 3 mm तक का थ्रेड बनाना है, जब तक कि वो क्रम्बल या टूटना चालू ना हो जाए तब तक आपको थ्रेड बनाना है, ठीक है। और उस वाटर कंटेंट को ही हम जो है क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन वह वाटर कंटेंट जिस पर 3 mm डाया का थ्रेड टूटना या क्रम्बल होना स्टार्ट हो जाए, उस वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे अपन, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। तो ये प्लास्टिक लिमिट का थ्रेड टेस्ट इस प्रकार से करना रहता है। ये बहुत ही सिंपल रहता है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको पिछले टेस्ट के जैसे डेटा वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पे जो डेटा है वो मेनली यही है, 3 mm डाया का अपन क्या बनाते हैं, यहाँ पे थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। और कब तक वाटर कंटेंट चेक किया जाता है, जब तक वो क्रम्बल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उस वाटर कंटेंट को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये जो है सिंपल रहता है भाई, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा तीसरा जो बचा वो है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट, उसकी बात कर लेते हैं। बाकी वीडियो जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होगा, बट पढ़ने में मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे बता रहा हूँ। इस कारण से लास्ट वन बचा हमारे पास श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। इसको भी अपन हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो श्रिंकेज लिमिट अकॉर्डिंग टू एटरबर्ग क्या होता है, जब हमारा वह बाउंड्री, जब क्या करता है सॉइल सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में जाएगा तो जो बाउंड्री वाटर क्रॉस करेगा वो बाउंड्री वाटर हमारा क्या कहलाएगा, श्रिंकेज लिमिट कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बेसिस पे पहले हम जो है श्रिंकेज रेशियो निकालते हैं। देन श्रिंकेज रेशियो निकालने के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ उस पर्टिकुलर सॉइल, देन उसके बाद श्रिंकेज रेशियो, इन दोनों के हेल्प की मदद से हम जो है श्रिंकेज लिमिट निकालते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें 2 मेजर पॉइंट आते हैं। जो ग्राफ में मैंने आपको सैचुरेशन वाला पॉइंट बताया था वो यहाँ से श्रिंकेज लिमिट में वो इम्पॉर्टेंट है, वो वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, श्रिंकेज लिमिट को WS से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला बताया, 1 डिवाइड बाय आपको SR हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पे हमारे पास WS क्या हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट, SR क्या हो जाएगा, यहाँ पे SR इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास श्रिंकेज रेशियो, और G यहाँ पे हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब उसके बाद यहाँ से जो SR है श्रिंकेज रेशियो, इसको कैसे निकालना है आपको, तो श्रिंकेज रेशियो के लिए फॉर्मूला रहेगा V1 माइनस का V2 डिवाइड बाय VD, डिवाइड बाय करना है आपको W1 माइनस का W2, जहाँ पे V1 माइनस V2 क्या है, ये जब हमारे पास वाटर कंटेंट W1 था उस समय वॉल्यूम कितना आया, वो जब वाटर कंटेंट W2 हमारा था तब उस समय वॉल्यूम V2 कितना आया वो है, और VD हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये जो है श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला है, इसको दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बट उतना नहीं है जितना जो अभी पॉइंट बता रहा हूँ वो है। तो कौन कौन सा पॉइंट है भाई, तो पहला पॉइंट है हमारे पास, ग्राफ बनाया था मैं इस प्रकार का, यहाँ पे मेरे इधर था मेरे पास वॉल्यूम था और इधर था वाटर कंटेंट। अब यहाँ पे एक ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से गया था, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये ऐसा। यहाँ पे एक पॉइंट बताया था मैंने, ये यहाँ पे रहता है S की वैल्यू 1 और यहाँ से यहाँ तक
ये एस की वैल्यू रहता है 0 से ग्रेटर देन इक्वल 0 एस, और 1 से क्या रहेगा, छोटा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर कंटेंट मिलता है वो ड्राई वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम मिलेगा वो ड्राई वॉल्यूम रहेगा, और यहाँ पे जो वाटर कंटेंट मिलेगा वो हमारे पास श्रिंकेज लिमिट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है वह मैक्सिमम वाटर जिसके बाद यदि वो वाटर कंटेंट अपन क्रॉस करते हैं तो वाटर कंटेंट बढ़ने के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। मतलब ऐसे देखो, एक्स डायरेक्शन पे वाटर कंटेंट बढ़ रहा है, तो वाई डायरेक्शन पे ये जो ग्राफ है ऐसा जा रहा है, मतलब एक्स दिशा में भी जा रहे हैं और ऐसा वाई दिशा में भी जा रहा है। हाँ, तो जैसे अपन वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं और यदि वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो ये जो लाइन है ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता, ऐसा स्लोप लिया हुआ भी नहीं रहता। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया कि वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद यदि वाटर कंटेंट और ऐड किया है, जिसके बाद यदि वाटर ऐड किया जाए तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वह वाटर कंटेंट जिसके बाद यदि वाटर कंटेंट ऐड किया जाए तो वॉल्यूम भी साथ ही साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वो जो लिमिट कहलाएगा वाटर कंटेंट लिमिट, ये वाटर कंटेंट हमारे पास, इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद यदि वाटर ऐड किया जाता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उस वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे अपन, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, वह मिनिमम वाटर कंटेंट होता है जिसके बाद सॉइल क्या होता है, वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल क्या रहता है, पार्शली क्या रहेगा, सैचुरेशन स्टेट में बना रहता है, जिसमें वॉल्यूम को यदि वाटर कंटेंट को क्या किया जाता है, कम करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं, वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल पार्शली सैचुरेटेड होती है और वाटर कंटेंट डिक्रीज करने पर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती है। उसे क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इधर से जाएंगे तो मैक्सिमम, इधर रहेंगे तो मिनिमम रहेगा। तो मिनिमम रहेंगे तो सॉइल हमारे पास क्या रहेगा, पार्शली सैचुरेशन स्टेट में रहेगा, जिसमें यदि यहाँ से मैं वाटर कंटेंट कम करता हूँ तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम हमारे पास कम या ज़्यादा हो रहा है ना, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट चलती है। यदि इससे ज़्यादा जाता हूँ तो मैक्सिमम में चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम से यदि पार जाता हूँ तो मेरे पास सॉइल क्या हो जाएगा, सॉइल फुल्ली मैक्सिमम वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल फुल्ली सैचुरेशन में, यदि इससे ज़्यादा वाटर कंटेंट में मिलाता जाता हूँ तो उसी हिसाब से मेरे पास वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी यार, और पूरा आपको बेसिक लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा कि प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको भी मैंने बता दिया है। बाकी क्लास कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना,
और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग जो है इसके जो भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स फार्मूला जो भी रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन कौन से डेटा रहते हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट वाइज से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप यदि सिविल इंजीनियर है तो उसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नेक्स्ट वाली पार्ट पे अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। ये जो कंटेंट है आपको फ्री में यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद।